IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड मैथमेटिक्स की आपको तैयारी करवाई जा रही है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हम 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। हम बात कर रहे हैं कैलकुलस की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम कर चुके हैं और इसके बाद हम वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, इस तरीके से सारे चंक्स आपके कवर करेंगे। कैलकुलस में हमने फर्स्ट चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शन से शुरुआत की है और हम हर एक चीज़ को बारीकी में एक्सप्लोर करते हैं, सारे कंसेप्ट्स, उनके एग्जाम्पल्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के थ्रू हर कैटेगरी, हर वैरायटी का एक्सपोजर और फिर JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ चैप्टर को हम करते हैं कल्मिनेट। हम बात कर रहे हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस आपके फर्स्ट चैप्टर की, जिसमें हमारा डिस्कशन चल रहा है अभी कि सर एल्जेब्रिक फंक्शन क्या होते हैं। आज वो बात निकल कर आई है कि एल्जेब्रिक फंक्शन जो अभी तक हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि देखो यहाँ पे पावर 3 या पावर 4 है तो इसकी मैं रेंज या डोमेन कैसे डिफाइन कर दे रहा हूँ, वो एक डिस्कशन आज हम शुरू करेंगे। और उसके साथ एक इंपॉर्टेंट बात, ये चैप्टर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस की बात नहीं कर रहे, वो एक अलग चैप्टर है जो हम एल्जेब्रा में पढ़ेंगे। पर उसकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे साथ मैथमेटिक्स में पूरी काम आने वाली वो बेशक हम यहाँ पढ़ेंगे। इसके साथ ये बात आप समझो कि अक्सर स्टूडेंट्स ना, जैसे ट्रिग्नोमेट्री को लेकर आप कहते हो कि ट्रिग्नोमेट्री सर अभी पहले आप पढ़ा दो क्योंकि ट्रिगो तो हर जगह यूज़ होना ही है। तो जितना यूज़ होना है वो हम इस चैप्टर में पढ़ लेंगे, जितना भी मैथ्स में हमारे काम आना है लगभग हम कवर कर लेंगे। इसके अलावा जो बहुत डिटेल मैनर में ट्रिगो की कहानी है वो ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ेंगे। तो आप चिंता मत करिए, हर एक चीज़ सिंक में ही चलेगी। आप प्रॉपर ऑर्डर में फॉलो करिए। आप चाहे 11th स्टैंडर्ड में हो या 12th स्टैंडर्ड में, आप सारे लेक्चर्स बस अगर रेगुलरली देखें तो आपको बेशक समझ में आएगा। ये फ़र्क ही नहीं पड़ता इस बात से कि आप ड्रॉपर हैं या 11th में या 12th में। मेरा यकीन करिए ये 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को भी उतना ही अच्छे से समझ आएगा जितना 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को, आप मेरा यकीन करिए। चलो विद दैट सबसे पहले आज काम की बात पर आते हैं। पहले तो पॉलिनोमियल फंक्शन की मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि जो एल्जेब्रिक फंक्शंस होते हैं उसमें पॉलिनोमियल फंक्शन की कहानी क्या है। कहानी बड़ी सॉर्टेड सी है। अगर मैं एक एग्जांपल लेकर आपको समझाना चाहूँ, जैसे कि अगर मेरे पास एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 5x टू द पावर 4 है ना, प्लस 3x क्यूब माइनस लेट्स से 8x स्क्वायर प्लस लेट्स से x माइनस 7, तो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। ये क्लियर सा एक पॉलिनोमियल है जिसके बारे में हम अक्सर पढ़ते हुए आए हैं ना। तो एक पॉलिनोमियल है और चूंकि ये x में एक्सप्रेस्ड है तो इसे हम पॉलिनोमियल फंक्शन कहेंगे। इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है 4, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 4। आई होप आप जानते हैं। इसी तरीके से अलग अलग पावर्स मिलती चली जाएंगी और अलग अलग आपको पॉलिनोमियल फंक्शंस मिलेंगे। यही बात यहाँ पर लिख रहा है, वो कह रहा है x की पावर n उसका कोफिशिएंट a0, x की पावर n -1 उसका कोफिशिएंट a1, x की पावर n -2, चलते चलते कांस्टेंट टर्म्स तक आप आते चले जा रहे हो। n को लेकर कंडीशन क्या है, n एक नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर, और बशर्ते आपके a0, a1, a2 ये कुछ रियल नंबर्स हैं जहाँ पर ऑफकोर्स a0 आपका ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a0 ज़ीरो हो गया तो फिर ये पॉलिनोमियल यहाँ से शुरू होगा और उसकी डिग्री फिर n-1 होगी। अगर मैं कह रहा हूँ कि ये डिग्री n का, ये पावर n में एक पॉलिनोमियल है, तो फिर x की पावर n का कोफिशिएंट नॉन ज़ीरो होना चाहिए। ये भी एक कंडीशन का पार्ट है। कोई परेशानी तो नहीं है भाई। जो भी n की वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग डिग्री हो जाएगी, 1 2 3 4 5 जो भी होगी, है ना। अगर 1 है तो लीनियर, 2 है तो क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक, ऐसे हम इसे कहते हैं। यूजुअली आप इन 3 तक ही लिमिटेड रहते हैं और फिर भी जैसा भी आएगा हालात बनेंगे हम करेंगे। पर यूजुअली लीनियर यानी स्ट्रेट लाइन, क्वाड्रेटिक यानी पैराबोला और क्यूबिक यानी एक कर्व, जो भी बनेगा उस पर हम बात करेंगे। तो इस तरीके से आपके ये पॉलिनोमियल्स की हम बात करेंगे। ये इसने यहाँ पर कहकर आपसे सारी बात खत्म कर दी है। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, अगर एक ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसकी रेंज r होगी, और अगर एक इवन डिग्री का पॉलिनोमियल है तो ज़रूरी नहीं है कि वो सारी रियल वैल्यूज़ ले। इट डज़ नॉट टेक ऑल द रियल वैल्यूज़। मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। यूजुअली जो आपके ऑड डिग्री के पॉलिनोमियल्स होंगे, जैसे कि मैं लेता हूँ लेट्स से x क्यूब वाले, है ना, जैसे कि लिखा हुआ है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो इनके जो ग्राफ बनेंगे ना, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ ऐसे ही बनेंगे, पर इसकी तरह कुछ बनेंगे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। इनके जो आपके ग्राफ बनेंगे, ये मैं क्या पावर ले रहा हूँ, मैं पावर 3 ले रहा हूँ। पावर 3 का मतलब है, मैंने 3 ही क्यों लिया, क्योंकि मैं आपको ऑड पर बात करना चाह रहा हूँ। तो आप प्लीज़ इस बात को समझना, इनके जो ग्राफ बनेंगे वो कुछ ऐसे बनेंगे, वो कुछ ऐसा, ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्ट ऐसा ही बने, पर कुछ इस तरीके से बनेंगे। मतलब वो हो सकता है -इन्फिनिटी से शुरू हो और कहाँ तक जाए, +∞ तक।
या हो सकता है कहाँ से शुरू हो, प्लस इन्फिनिटी से शुरू हो और माइनस इन्फिनिटी तक जाए। मतलब आपके जो अगर ये पॉलिनोमियल हैं जिनकी पावर, जिनकी डिग्री क्या है ऑड, अगर वो ऑड डिग्री के हैं तो हमेशा वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच की सारी वैल्यूज लेंगे। ये हम प्रूफ देखेंगे कि उनकी रेंज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी क्यों, इसका एक डिस्कशन हम करेंगे इसी कैलकुलस के अंदर ही, कि इसके कितने रूट्स आ रहे हैं, रियल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स, और फिर वो रूट्स हैं तो वो कैसे इस तरीके से जा रहा होगा और वो क्यों माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा होगा। ये बात हम डिस्कस करेंगे, चिंता मत करिए। मैं बस आपसे अभी फिलहाल ये कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी आपके ऑड डिग्री के पॉलिनोमियल्स होंगे, जितने भी सारे आपके ऑड डिग्री के पॉलिनोमियल्स होंगे, वो सारे पॉलिनोमियल्स की रेंज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होगी। ये एक फैक्ट आपको याद रखना है। तो सबसे ज़रूरी बात, सारे ऑड डिग्री पॉलिनोमियल्स की रेंज जो होगी वो आपके सारे रियल नंबर्स यानी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होगी। बस मैं एक अभी दिमाग में आपके पिक्चर देना चाह रहा हूँ कि उनके ग्राफ्स यूजुअली कुछ ऐसे दिखते हैं, है ना। जैसे अगर मैं एक इवन डिग्री के पॉलिनोमियल की आपसे बात करूँ, अब इवन डिग्री का पॉलिनोमियल मतलब कुछ भी हो सकता है ना, इट डज नॉट मैटर कि वो क्या पावर है। अब जब इवन डिग्री के पॉलिनोमियल्स आप देखेंगे ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं बस एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं सिर्फ यही, पर मान लो कुछ लिखा हुआ है ना, जैसे कि क्या लिखा हुआ, लेट्स से लिखा है ax² प्लस bx प्लस c, बस एक एग्जांपल ले रहा हूँ, है ना। इसको ऐसा मत मानना कि ऐसा ही क्यों है, कैसा भी हो सकता है। तो ये भी आपके क्या बनेंगे, ये भी आपके कुछ बनेंगे और ये कुछ या तो इस तरीके से या कुछ इस तरीके से बन रहे होंगे, डिपेंड्स, है ना। पर इनके साथ प्रॉब्लम क्या रहेगी, ये या तो किसी एक फिक्स्ड वैल्यू से हमेशा कम होंगे या किसी एक फिक्स्ड वैल्यू से हमेशा ज़्यादा होंगे यूजुअली। तो इनकी रेंज हमेशा सारे रियल नंबर्स नहीं होगी, इनकी रेंज आपकी माइनस इन्फिनिटी से किसी वैल्यू तक या फिर किसी वैल्यू से प्लस इन्फिनिटी तक, इस तरीके से रहेंगी। ये कब की मैं बात कर रहा हूँ, जब आपके कैसे पॉलिनोमियल्स होंगे, जब आपके इवन डिग्री के पॉलिनोमियल्स को आप देखेंगे, इनकाउंटर करेंगे या फेस करेंगे। पहले तो ये दोनों बात आप समझ पा रहे हैं क्या, जो मैं दोनों सिंपल सी बातें आपसे कहना चाह रहा हूँ, ऑड डिग्री और इवन डिग्री। ऑड डिग्री का मतलब क्या, ऑड डिग्री का मतलब अगर आपके पास एक ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है तो बेशक उसमें वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। इवन डिग्री का मतलब क्या, ज़रूरी नहीं है, मतलब वो माइनस इन्फिनिटी से किसी वैल्यू तक आ सकता है, फिर किसी वैल्यू से इन्फिनिटी तक जा सकता है, पर पूरे रियल नंबर्स उसकी रेंज नहीं होगी। क्या ये बात आपको समझ आ रही, क्यों, इसका डिस्कशन ग्रेजुअली हम करते चलेंगे। मैं आपको ये भी दिखाऊंगा रूट्स कैसे निकल रहे हैं, क्या चीज़ें आ रही, क्यों इतनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस से ऐसे कैसे पास हो रहा है, ये पूरा डिस्कशन हम करेंगे। चिंता मत करिए, निश्चिंत रहिए, इस बात पर एक अच्छा डिस्कशन होगा। और चूंकि बात हो रही है तो लगे हाथ थोड़ा बहुत एक हल्का डिस्कशन एक्सटेंड करके कर ही लेते हैं। एक नई बात मैं सिखाने या बताने या बोलने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ घबराना मत, पैनिक मत होना, सुनना। खैर ये बात हम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ेंगे तो वहाँ भी इसको डिटेल मैनर में पढ़ेंगे, पर चूंकि अभी बात निकल रही है तो कर लेते हैं। पहली बात तो ये कि जैसे अगर मेरे पास एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पर लेता हूँ, ax की पावर 5 प्लस bx की पावर 4, है ना, प्लस cx³ प्लस dx² प्लस e, है ना, ये आपका एक पॉलिनोमियल है ना। अगर मैं इसको इक्वल टू 0 रखता हूँ तो मैंने क्या बना दिया, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन बना दिया। अब मैं पूछना चाह रहा हूँ इसके रूट्स का मतलब x की वो सारी वैल्यूज जिस पर ये सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब x की वो वैल्यूज जिन पर ये 0 हो रहा है। अब x की वो सारी वैल्यूज जिन पर ये 0 हो रहा है, मतलब अगर मैं इसे एक पॉलिनोमियल फंक्शन की तरह ट्रीट करते हुए एक ग्राफ इसका प्लॉट करने की कोशिश करूँ, तो ये पावर 5 में एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। सुनिएगा ध्यान से आप, अगर ये एक पावर 5 में पॉलिनोमियल फंक्शन है तो आप ये तय मान के चलिए कि इसके मैक्सिमम 5 रूट्स होंगे। आई रिपीट माय स्टेटमेंट, रूट्स का मतलब x की वो वैल्यूज जहां पर ये फंक्शन 0 होगा। आप समझ पा रहे हो कि अगर मैं इसको एक फंक्शन f ऑफ x की तरह ट्रीट करूं तो इसकी वैल्यू x की ज़्यादा से ज़्यादा 5 वैल्यूज पर 0 होगी। जितनी इसकी डिग्री होती है उतने ही इसके मैक्सिमम रूट्स होते हैं। तो मैं कहूँगा इसके मैक्सिमम, है ना, मैं क्या कहूँगा, इसके अटमोस्ट की स्पेलिंग तो आपकी यही रहती है मेरे ख्याल से, है ना। अटमोस्ट क्या रहेंगे, अटमोस्ट इसके 5 रूट्स रहेंगे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कितने रहेंगे, 5 रूट्स, यानी 5 या 5 से कम। अच्छा, एक और बात, मैं थोड़ा सा रियल वर्ल्ड और इमेजिनरी वर्ल्ड का इंट्रोडक्शन लेकर आ रहा हूँ, तो घबराना मत। इमेजिनरी जब आपके रूट्स आते हैं तो वो पेयर वाइज आते हैं। ये बात हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी करेंगे और क्वाड्रेटिक में भी करेंगे, पर यहाँ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ इसलिए इंट्रोडक्शन लेकर आ रहा हूँ। तो जब भी इमेजिनरी रूट्स आएंगे वो तो वो पेयर्स में आएंगे। तो अगर इमेजिनरी रूट्स पेयर में आ रहे हैं तो कैसे आएंगे, या तो होंगे तो 0 होंगे,
या फिर क्या होंगे, 2 होंगे, या फिर 4 होंगे, या फिर 6 होंगे, पर 6 रूट्स हो सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि इसके मैक्सिमम रूट्स कितने हो सकते हैं? 5। यानी कि अगर ये इसके कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, कॉम्प्लेक्स मतलब इमेजिनरी और रियल दोनों, तो टोटल रियल रूट्स कितने होंगे? देखो टोटल कितने होने चाहिए? 5। तो अगर 0 इमेजिनरी रूट्स हैं तो रियल रूट्स कितने होंगे? 5। अगर 2 आपके इमेजिनरी रूट्स हैं तो 3 कितने होंगे? रियल, क्योंकि टोटल सम 5 चाहिए। अगर 4 आपके इमेजिनरी रूट्स हैं तो 1 कितने होंगे आपके? रियल रूट्स। आप मेरी बात समझने की कोशिश करना, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आपकी अगर एक 5 पावर वाली यानी ऑड डिग्री वाली, मैं इसको 5 एग्जाम्पल से लेकर समझाना चाह रहा हूँ कि एक ऑड डिग्री वाली अगर एक पॉलिनोमियल है तो उसके रूट्स, रियल रूट्स या तो 1 होगा या 3 होंगे या 5 होंगे। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कम से कम 1 तो होगा और ज़्यादा से ज़्यादा 5 होंगे, पर कभी भी 2, 0 या 4 रियल रूट्स नहीं होंगे। आप समझ रहे हो क्या बात को? ये बात आई होप आपको पेयर वाइज क्लियर हो रही है, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर में आते हैं, तो या तो होंगे नहीं, या फिर 2 होंगे, या फिर 4 होंगे, ताकि 2-2 के पेयर बन जाए, या 1 पेयर बन जाए, या फिर 1 भी पेयर ना बने। पर 5 इमेजिनरी रूट्स नहीं होंगे, क्योंकि 1 फिर खाली रह जाएगा, वो कॉन्जुगेट होते हैं एक दूसरे के। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर इसका मैं ग्राफ बनाऊं और मान लो इसका एक ही रूट हो तो ये एक बार इंटरसेक्ट करके निकल जाएगा। दूसरी बात, ये हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं। कंटिन्यूअस मतलब वो कहीं ब्रेक नहीं होते, वो ग्राफ हमेशा चलता रहता है। इस पर भी हम बात करेंगे, है ना। तो पहली ज़रूरी बात कि अगर इसका एक ही रूट रहता तो ये किसी जगह पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करके निकल जाता। सुनना, अगर इसके 3 रूट्स होते हैं तो मान लो यहाँ से शुरू हुआ तो एक बार इंटरसेक्ट किया, 2 बार इंटरसेक्ट किया और तीसरी बार इंटरसेक्ट करने के लिए इसको नीचे आना ही पड़ेगा। तो देखो 1, 2, 3 बार इंटरसेक्ट किया तो प्लस इन्फिनिटी से शुरू किया और माइनस इन्फिनिटी तक गया। बस मैं एक एग्जाम्पल लेकर बताना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से ग्राफ बनेंगे। मान लो पांचों के पांचों रियल रूट होते हैं ना, जैसे कि नीचे से शुरू किया माइनस इन्फिनिटी से, तो 1 बार इंटरसेक्ट किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया और 5वीं बार करते हुए ऊपर ही जाएगा। मतलब आप देख पा रहे हो माइनस इन्फिनिटी से गया और प्लस इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। मैं आपको बस ये कहना चाह रहा हूं कि जितने भी ऑड डिग्री के पॉलिनोमियल होंगे, जितने भी ऑड डिग्री के पॉलिनोमियल होंगे, उनके रूट्स मिनिमम 1 या फिर मैक्सिमम वो जिस डिग्री का है उतने होंगे। और उस बात को इंश्योर करने के लिए उसके ग्राफ को, जो कि कंटिन्यूअस होते हैं, सारे पॉलिनोमियल इवन डिग्री या ऑड डिग्री, ये कंटिन्यूअस फंक्शंस होते हैं, मतलब इनके ग्राफ कहीं ब्रेक नहीं होते, ये बात याद रखना। तो ये ग्राफ की कंटिन्यूटी मेंटेन करते हुए मुझे अगर इंश्योर करना है कि इसके मिनिमम 1 या 5 रूट हो, तो प्लस इन्फिनिटी से अगर ये शुरू होगा तो माइनस इन्फिनिटी पर ही खत्म होगा, और अगर माइनस इन्फिनिटी से शुरू हुआ तो प्लस इन्फिनिटी पर ही खत्म होगा। मैं बस ये बात प्रूव करना चाह रहा हूँ कि आपके ये जो आपके पॉलिनोमियल्स हैं ऑड डिग्री के, इनकी रेंज हमेशा रियल नंबर होती है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? देखो एक और तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मान लो मैंने एक और पॉलिनोमियल माना, पर इस बार मैंने इसकी डिग्री क्या मान ली है? इवन, है ना। जैसे कि मैंने ले लिया पावर 4 का, ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस d, है ना। अब आप सोचो फिर से वही बात, अगर पावर 4 है तो रूट्स कितने होंगे? सर मैक्सिमम रूट्स, है ना, मैं रियल और इमेजिनरी रूट्स की बात कर रहा हूँ, इमेजिनरी मतलब कॉम्प्लेक्स, है ना। तो मैक्सिमम टोटल 4 रूट्स हो सकते हैं। तो या तो चारों के चारों रियल हो तो इमेजिनरी 0 होंगे, या फिर क्या आप सोच सकते हो 3 रियल और 1 इमेजिनरी हो। सर इमेजिनरी तो पेयर वाइज आते हैं ना, तो 1 इमेजिनरी कैसे हो सकता है? तो ये पेयर आपका हट जाएगा, तो फिर क्या बचेगा? हो सकता है 2 इमेजिनरी हो तो 2 रियल हो। क्या ऐसा हो सकता है 1 रियल और 3 इमेजिनरी हो? फिर वही बात, इमेजिनरी तो पेयर वाइज आते हैं तो 3 नहीं हो सकते, तो ये गलत बात है। तो फिर क्या होगा? हो सकता है चारों के चारों इमेजिनरी हो और 1 क्या हो? 0 रियल रूट हो। चारों के चारों इमेजिनरी हो 0, क्योंकि इसकी पावर कितनी है? इसकी डिग्री है 4, तो इसके मैक्सिमम रूट्स कितने होंगे? इसके मैक्सिमम जो रियल रूट्स होंगे वो कितने होंगे भाई? इसके मैक्सिमम रियल रूट्स कितने होंगे? वो होंगे 4। मतलब टोटल रूट्स 4 ही रहेंगे, पर मैक्सिमम रियल रूट्स 4 होंगे, है ना, उससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो या तो 4 रियल 0 इमेजिनरी, या 2 रियल 2 इमेजिनरी, या फिर आपके 0 रियल और 4 इमेजिनरी। इस तरीके से इसके रूट्स निकल कर आएंगे। क्या बात आपको समझ आ रही है? अब क्या, अब अगर मैं आपको चीज़ें और क्लियरली समझाने की कोशिश करूं तो गौर से सुनना। अगर हम इसके ग्राफ को प्लॉट करने की कोशिश करें तो मैं आपको चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। रूट्स मतलब क्या? रूट्स मतलब x की वो वैल्यूज जहां पर ये फंक्शन 0 होता है, मतलब ये फंक्शन जहां जहां x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है वो रूट्स होते हैं। आई होप आप ये बात समझते हैं। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, गौर से सुनना। जैसे कि मान लो 4 रियल रूट्स होते हैं और मान लो प्लस इन्फिनिटी से शुरू हुआ, तो 4 रियल रूट्स मतलब क्या? 1 बार इंटरसेक्ट किया, 2 बार किया, 3 बार किया और 4 बार किया। आपको प्रॉब्लम समझ आई कि सर प्लस इन्फिनिटी से चला आ रहा था, वापस प्लस इन्फिनिटी की तरफ गया, कोई ना कोई मिनिमम वैल्यू ऑक्यूपाई करी, कोई ना कोई मिनिमा अटेन किया और उससे नीचे नहीं गए। आपको समझ आ रहा है क्या? सर ये तो आपने 4 रियल रूट लिए इसलिए ऐसा हुआ, अगर आप 2 लेते तो चलो 2 ले लेते हैं। मैं मान लेता हूँ माइनस इन्फिनिटी से आ रहा होता, तो माइनस इन्फिनिटी से आ रहा होता और 2 रियल रूट मतलब 2 बार इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को, एक बार यहाँ एक बार यहाँ। तो देखो ना, माइनस इन्फिनिटी से शुरू हुआ था, माइनस इन्फिनिटी पर ही खत्म हुआ, कोई ना कोई एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन की कहीं ना कहीं।
आपको बात समझ आ रही है? बात मैं आपको बस यही समझाना चाह रहा हूँ कि इवन डिग्री के साथ समझ से ही अच्छा हो सकता है जीरो रियल रूट होते, मतलब इंटरसेक्ट करता ही नहीं। इंटरसेक्ट नहीं करता मतलब या तो एक्स एक्सिस के ऊपर ऊपर ही रह लेता या फिर एक्स एक्सिस के नीचे नीचे रह लेता, तो इस तरीके से फंक्शन का ग्राफ बन रहा होता। मैं आपको बस ये कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी रूट्स हों 0, 2 या 4, जब आपकी डिग्री इवन हो तो मिनिमम रियल रूट्स 0 होंगे और मैक्सिमम रियल रूट्स उतने ही होंगे जितने उसकी पावर है। मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जब भी ये केस बनेगा तो आप ये बात याद रखना कि उस केस में इवन डिग्री वाले पॉलिनोमियल्स में वो उसकी रेंज सारे रियल नंबर्स नहीं होंगी, किसी वैल्यू से हमेशा ज़्यादा या किसी वैल्यू से हमेशा कम होगी। क्या आपको बात समझ आ रही है? और दुनिया के सारे पॉलिनोमियल्स चाहे ऑड डिग्री हो या इवन डिग्री, ये हमेशा कैसे होते हैं? ये हमेशा कंटिन्यूस फंक्शंस होते हैं। तो क्या आपको ये स्टेटमेंट समझ आ रहा है? जो बहस उन्होंने 2 लाइन में खत्म किया है, पर इस पर एक अच्छा डिस्कशन हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी करेंगे और इस पर एक अच्छा डिस्कशन हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जब अलजेब्रा में पढ़ेंगे दोनों टॉपिक्स तब करेंगे। पर अभी मैंने एक हल्का सा आइडिया देने की कोशिश की, क्योंकि ये बात हम पूरे कैलकुलस, अलजेब्रा, ट्रिगो सब जगह यूज़ करेंगे, वेक्टर्स इन 3D में भी, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। क्या है ये बात? कि कोई भी ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल आएगा तो पहली बात तो वो कंटिन्यूस होगा और उसकी रेंज जो होगी वो R होगी। इसलिए मैंने अभी से पहले जितने भी क्वेश्चंस किया उसमें सीधे सीधे पावर 3 देकर कह दिया कि रियल नंबर सारी रेंज होगी, बस बात खत्म, ज़्यादा सोचा ही नहीं। दूसरी बात, अगर एक इवन डिग्री का पॉलिनोमियल है तो वो सारे रियल नंबर्स नहीं लेता है। इट डज नॉट टेक ऑल द रियल नंबर्स, मतलब उसकी रेंज सारी -∞ से +∞ तक नहीं होती है। याद रहेगी ये बात? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या आता है, सुनिएगा ध्यान से। यहां तक चीजें क्लियर हो रही हैं क्या? इसके बाद अगर अब मैं बात करूं एक रैशनल फंक्शन की, क्या आपको एल्जेब्रिक फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शंस क्लियर हो रहा है? हम क्वाड्रेटिक पर आएंगे और एक अच्छा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक को लेकर बहुत सारे सवाल बनते हैं और बहुत अलग अलग सिनेरियोस क्रिएट होते हैं। पर अगर अभी मैं आपसे बात करूं व्हाट इज अ रैशनल नंबर और हाउ डू यू डिफाइन अ रैशनल नंबर, तो इस पर एक डिस्कशन करते हैं। वो कह रहा है द फंक्शन विच कैन बी रिटन एज द कोशेंट ऑफ 2 पॉलिनोमियल, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैं 2 पॉलिनोमियल फंक्शंस डाल दूं। क्वेश्चन समझ रहे हो ना? एक न्यूमरेटर में कोई फंक्शन है और डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है ना? एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स जैसा कुछ भी। तो इस तरीके से अगर मैं कोई फंक्शन डिफाइन करूँ पी ऑफ एक्स अपॉन क्यू ऑफ एक्स, तो ये एक रैशनल फंक्शन होगा। मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया है इस तरीके से कि उसके न्यूमरेटर में भी कोई फंक्शन है और उसके डिनोमिनेटर में भी कोई फंक्शन है। लेकिन यहाँ पर ये बात आई होप हम सब अब जानते हैं भली भांति कि डिनोमिनेटर में हम 0 लेना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैं x की वो सारी वैल्यूज नहीं लूंगा फॉर ऑल एक्स जिनके लिए क्यू एक्स क्या हो, 0 ना हो। क्योंकि अगर क्यू एक्स 0 हुआ तो सारी प्रॉब्लम यहीं से फिर से गड़बड़ होना शुरू हो जाएगी, अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। पॉलिनोमियल को लेकर थोड़ी क्लैरिटी ले लेते हैं। अ फंक्शन विच इज नॉट एल्जेब्रिक इज कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल। अब ट्रांसेंडेंटल का मतलब क्या है? जैसे कि अगर हम इनकी बात करें, जैसे हम बात करेंगे खैर कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, आपके ये जो अलग अलग फंक्शन हैं, चिंता मत करिएगा, इन सब का अच्छा डिटेल्ड डिस्कशन हम करेंगे, हम सब का करेंगे। पर अभी फिलहाल बस मान लीजिए जो फंक्शन आपके एल्जेब्रिक नहीं होते हैं उन्हें हम कहते हैं ट्रांसेंडेंटल। बात करेंगे इस बारे में, चिंता मत करिए, है ना? जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, ये सारे आपके ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस होते हैं। मैं सबसे ज़रूरी जो ज़्यादातर यूज़ होता है, जो सबसे ज़्यादा तादाद में पाया जाता है, जिस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, ऑल्दो क्यूबिक पर भी बनते हैं, पर फिलहाल हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक को लेकर। और ये सारी बातें जो मैं करने वाला हूँ ये कहीं ना कहीं अभी तक हमने कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में डिस्कस की है, बट अभी फिलहाल एक बार और करते हैं। मैं कह रहा हूँ इसको बेशक इस जनरलाइजेशन से समझा जा सकता है, बट आई वुड आस्क यू टू अवॉइड यूजिंग दिस जनरलाइजेशन। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। मैं इसके लिए आपको एक आसान तरीका समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो आपके पास एक क्वाड्रेटिक है। पहले तो आप ये बात समझो, अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक है ax² + bx + c = 0, या फिर अभी अगर मैं बात करूँ ये एक फंक्शन की तरह है, तो पता है इसमें सिनेरियोज बनते हैं। श्रीधर आचार्य मेथड का जो फॉर्मूला है, जो x की वैल्यू देता है, जो इसके रूट्स निकलवाता है आपकी, वो कहता है x = -b ± √b² - 4ac/2a। टेक्निकली वो जो √b² - 4ac है ना, वो बहुत काम की बात है, क्योंकि उसी से आपके इसके रूट्स का नेचर डिसाइड होता है। क्योंकि b² - 4ac अब बहुत मदद करता है आपकी ये जानने में कि इसके रूट्स रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे या फिर इक्वल होंगे, है ना? आई होप आप जानते हो अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो हम कहते हैं इसके रूट्स कैसे होते हैं, सर रियल एंड डिस्टिंक्ट, अगर आपको याद है ये बात तो, है ना? दूसरी बात, अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 हो तो हम कहते हैं रियल एंड कैसे, इक्वल। आई होप आप भूले नहीं हो।
और अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका नेगेटिव है तो हम कहते हैं इसके रूट्स कैसे होते हैं सर, इसके रूट्स फिर इमेजिनरी होते हैं और कैसे होते हैं भाई, आपके डिस्टिंक्ट होते हैं, डिफरेंट होते हैं। मैं आपसे बस ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि समझो ना डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 तो आपको अलग अलग वैल्यूज मिल जाएगी। आपके रूट क्या होते हैं, आप जो रूट कहते हो अल्फा कॉमा बीटा, वो क्या होते हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट ओवर b² - 4ac/2 है। अब आप सोचो इसकी कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू आई तो अंडर रूट से भी कोई पॉजिटिव वैल्यू निकलेगी, उसमें एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दो अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी। अगर ये 0 हो गया तो अंडर रूट वाला पूरा पार्ट 0, तो प्लस माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ना है क्योंकि 0 है तो -b/2 है, एक ही रूट रहता है। और अगर ये नेगेटिव रहा तो अंडर रूट आ जाने से पूरा एक्सप्रेशन बिगड़ जाएगा, क्योंकि अंडर रूट आप नेगेटिव वैल्यू का नहीं लेते और उस केस में ये एक इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? और यही बात यहाँ पे मैं लिख के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक ज़रूरी बात ये हमने डिस्कस की है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पैराबोला को लेकर कि x² का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव हो तो वो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, और x² का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव हो तो वो डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला बनता है। उसी से सारी बात करेंगे, सुनिएगा ध्यान से। अगर मैं आपसे बात करूं इस कर्व को ड्रॉ करने की जिसमें ax² + bx + c आपका ये फंक्शन है, और यहाँ पर ये दिया हुआ है कि आपका जो a है वो पॉजिटिव है। अगर a जो है वो पॉजिटिव है तो मैं 3 केसेस आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा। पहला केस होगा क्या, पहला केस आपका निकल कर आएगा कि जब जब आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है। दूसरा केस निकल कर आएगा कि जब जब आपका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। और तीसरा केस निकल कर आएगा जब जब आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, नेगेटिव है और इक्वल टू 0 है। ये 3 केस पर मैं आपसे बात करूंगा, है ना। तो तीनों केस हम ड्रॉ करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, तो गौर से सुनते जाइएगा स्टूडेंट्स। काम की बातें हैं और ये स्टूडेंट्स को अक्सर कंफ्यूज करती हैं और वो भूल जाते हैं, इसे याद नहीं रखते और सारी गलतियां कर आते हैं। तो इन पर ज़रा एक अच्छा डिस्कशन अब हम करेंगे, ध्यान से सुनना। मान लो ए तो पॉजिटिव है, तो ए पॉजिटिव होने से मुझे क्या पता चल रहा है कि सर ये आपका पैराबोला जो बनेगा वो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बनेगा। ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि एक्स की पावर कितनी है 2, तो पैराबोला बनेगा। लेकिन कैसा, ए पॉजिटिव है, x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। और दूसरी बात, पहला केस मैं वो बना रहा हूँ जब आपका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है। डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव मतलब 2 रूट्स आएंगे, मतलब ये x एक्सिस को 2 बार टच करेगा, 2 रियल रूट्स आएंगे, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। क्योंकि ये 2 जगह इसको टच करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, तो ये वो पॉइंट्स होंगे कौन कौन से, अल्फा और बीटा, वो रूट्स। दूसरी बात, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 रहा, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 रहा तो उस केस में आपके रूट्स कितने होंगे, एक ही, मतलब ये एक ही जगह टच करेगा, यानी कि अभी भी अपवर्ड फेसिंग ही होगा क्योंकि ये आपका पॉजिटिव है, लेकिन ये बस एक बार छूकर एक्स एक्सिस को निकल जाएगा और वही आपका रूट होगा क्या, अल्फा और बीटा, जिसे आप क्या कहते हैं, -b/2 है। अच्छा सर, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव रहा तो कोई भी रियल रूट नहीं रहेंगे, मतलब ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा एट ऑल, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर से ही निकल जाएगा। ऊपर से क्यों निकल गया, क्योंकि ये अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है। क्या पूरी कहानी आपको समझ आई? आई होप पूरा स्ट्रक्चर क्लियर हो रहा है कि कैसे पैराबोला बनेगा। ये क्यों पढ़ा रहे हो सर, कारण है, गौर से सुनना, बहुत काम की बात मैं सिखाना चाह रहा हूँ अभी, है ना। इसी तरीके से अगर मान लो, थोड़ा सा पेशेंटली समझना, क्वाड्रेटिक को लेके पूरी क्लैरिटी है आपको मिल जाएगी। ax² + bx + c, ये अगर क्वाड्रेटिक है, लेकिन इस बार मान लो सर आपका a नेगेटिव है, इस बार a आपका पॉजिटिव नहीं है, इस बार a आपका नेगेटिव है, तो क्या, अगर a नेगेटिव है तो फिर से उन्हीं 3 केसेस पर मैं बात करना चाह रहा हूँ। क्यों करना चाह रहा हूँ, प्लीज़ थोड़ा पेशेंस के साथ सुनिएगा, आपको बहुत काम की बात पता चलेगी, बस ध्यान से समझते चलिएगा, है ना। ये तीनों केसेस के आपके वो y एक्सिस हैं, है ना, और इसी बेसिस पर ये आपके तीनों केसेस के क्या हैं, ये तीनों केसेस के आपके एक्स एक्सिस भी हम बना लेंगे। जैसे कि ये रहा पहला एक्स एक्सिस आपका, है ना, और इसी तरीके से हम दूसरे आपके दोनों एक्सिस भी बना लेंगे। ये रहा आपका दूसरा एक्स एक्सिस, कहाँ जा रहा है ये, है ना, और इसी तरीके से हम एक और अपना एक्स एक्सिस बना लेंगे, ये रहा। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है भाई? आई होप चीज़ें क्लियर हो जा रही हैं। इसे थोड़ा छोटा कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आपकी चीज़ें सही रहें और आपको चीज़ें समझ आ जाए। बस 2 सेकंड मुझे दीजिए। ये जो एक्स एक्सिस है आपका, इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं यहाँ पर, और ये वाला जो एक्स एक्सिस है इससे भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं यहाँ पर, और इसे थोड़ा यहाँ ले आते हैं। शायद मुझे 2 एक्स एक्सिस दिख रहे हैं, इसे हम डिलीट कर देते हैं, है ना। एक और दिख रहा है, इसे डिलीट कर देते हैं और इसे उठाकर थोड़ा छोटा करके इधर ले आते हैं। आई होप अब कहानी सॉर्टेड सी है। अब सुनते जाइएगा काम की बात। पहला केस क्या, कि आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, ग्रेटर देन 0। सर जैसे ही डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 मतलब क्या, 2 रूट्स तो मिलेंगे, लेकिन a नेगेटिव है। a नेगेटिव होने का मतलब डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला, तो 2 बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, मतलब ऐसा पैराबोला। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट आपका इक्वल टू 0 हो, इक्वल टू 0 हो मतलब एक्स एक्सिस को टच तो करेगा लेकिन एक ही जगह टच करेगा, तो वही आपके
दोनों रूट सेम जगह आएंगे, और इस केस में आपके दोनों अलग अलग रूट्स आएंगे, कौन कौन, अल्फा और बीटा। और जब डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या हो, नेगेटिव, यानी कोई भी रियल रूट नहीं होगा, मतलब एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, उस केस में आपका ग्राफ एक्स एक्सिस से नीचे ही रहेगा। पहले तो ये बताओ, क्या ये जो 6 के 6 केसेस हमने बनाए हैं, सारे केसेस क्लियरली समझ आए हैं? इसके थ्रू ये समझाने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैक्सिमा और मिनिमा अगर इनका निकालना है, मतलब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की अगर मुझे रेंज चाहिए, तो डिसाइड करने वाला पैरामीटर या फैक्टर पहले तो ये ए होता है, बस और कुछ नहीं। क्योंकि ए पॉजिटिव तो ये सारे अपवर्ड फेसिंग, और अगर ए नेगेटिव तो ये सारे डाउनवर्ड फेसिंग। दूसरी बात, जब ए पॉजिटिव होगा तो इसका मुझे मिनिमा कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी और मैक्सिमा इन्फिनिटी होगा, कोई ना कोई वैल्यू मिनिमम और उससे ज़्यादा मैक्सिमम इन्फिनिटी। तो किसी वैल्यू से इन्फिनिटी तक ये जाएगा जब जब आपका ए पॉजिटिव है। और जब जब आपका ए नेगेटिव है तो ए नेगेटिव के केस में एक कोई फिक्स्ड वैल्यू से हमेशा कम होगा, मतलब माइनस इन्फिनिटी से कोई फिक्स्ड वैल्यू तक इसकी क्या होगी रेंज, जब जब ए नेगेटिव है। मैं बस ये आइडिया देना चाह रहा हूँ, पर ये वैल्यूज क्या होंगी सर? ग्राफ से तो क्या आइडिया लग रहा है, कुछ ऐसा पता थोड़ी चल रहा है, पर मैं आपको भी तो पहले ये बात समझाना चाह रहा था कि चीज़ें कैसे हो रही हैं। अब होगा क्या, ज़रा वो समझना। एक आइडिया है, अभी फिलहाल ये आइडिया इतना वैलिड नहीं है, इतना अच्छा भी नहीं है, पर इस बात से बात की जा सकती है, इस बात पर बात बन सकती है। बात ये है, गौर से सुनना प्लीज, कि यहाँ पर ये जो वैल्यू है ना, ये पॉइंट आपका मिनिमा है, और चूंकि ये पैराबोला है तो ये एग्जैक्ट मिड में होगा, मतलब अल्फा और बीटा से एकदम इक्विडिस्टेंट सेंटर में, तो इस पॉइंट पर आपको मिनिमा मिलेगा। अल्फा और बीटा के ठीक बीच में जो पॉइंट है, अल्फा और बीटा के ठीक बीच में क्या पॉइंट होता है, गौर से सुनना। अगर मैं अल्फा और बीटा के ठीक बीच में पॉइंट ढूंढूं तो ये होता है अल्फा और बीटा का अरिथमेटिक मीन, मतलब अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है सर? सम ऑफ द रूट्स, यानी माइनस बी अपॉन 2a। तो ये जो पॉइंट है ना आपका, ये है आपका माइनस बी अपॉन 2a। मतलब अगर इस कर्व में आप माइनस बी अपॉन 2a पास कर दें तो आपको इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, एक तरीका। दूसरा तरीका मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप इसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें, अगर आप इसे एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें, मैं आपको कोई मेथड रटने को नहीं कह रहा हूं और कोई फॉर्मूला रटने को तो बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, पर आप परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना चीज़ों को जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक हल्का सा एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे कोई लिख कर दे रहा है आपको एक्स स्क्वायर, है ना, जैसे कि यहाँ लिखा है लेट्स से 5x स्क्वायर प्लस लेट्स से 10x प्लस लेट्स से 3। अब मुझे इसका मिनिमा या मैक्सिमा निकालना है। मैं कैसे निकालूंगा? मैं कोई बड़ी सिंपल सी छोटी सी बात आपसे नहीं कर रहा। पहले तो ये बताओ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 5। तो ये देखते ही मुझे क्लिक हो जाएगा सर कि ये एक अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है, मतलब इसकी कोई मिनिमम वैल्यू आएगी और मैक्सिमम इन्फिनिटी आएगी। ये बात आपको समझ आई। अब क्या करना है, इसे आप परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना। परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने की प्रोसेस क्या कहती है? मैं सच कहूँ तो ये मेथड बहुत ही ऑब्सोलीट मेथड है, बस आपको अभी समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ। इसको हम चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं डिफरेंशिएशन से या बेसिक आइडिया से। मैं दोनों आइडिया आपसे डिस्कस करूंगा, पर पहले मैं आपको वो ऑब्सोलीट मेथड बता रहा हूँ कि देखो ऐसे तो हमेशा कर ही सकते हो। क्या मैं इसे परफेक्ट स्क्वायर में अगर कन्वर्ट करूँ तो पहले लेट्स से मैंने 5 कॉमन लिया, तो ये क्या बच जा रहा है? ये बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस कितना 2x। सुन रहे हैं आप लोग, है ना? इस 3 को आप चाहें तो अलग भी रख सकते हैं, कोई विशेष फर्क इस बात से नहीं पड़ रहा है। तो मान लो ये लिखा हुआ है 2x और यहाँ पे अलग से 3 लिखा हुआ है ना? ये जो अलग से 3 लिखा हुआ है, इस 3 को मैं टच नहीं कर रहा हूँ, इस 3 को मैंने अलग ही रखा। अब क्या सर, देखो सिंपल सी बात है, ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो आपको बी स्क्वायर भी चाहिए। बी स्क्वायर चाहिए मतलब क्या? बी स्क्वायर चाहिए मतलब आपको 1 का स्क्वायर भी चाहिए। अब आप अपनी मर्जी से 1 का स्क्वायर ऐड और सबट्रैक्ट तो नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो अगर मैंने अपनी मर्जी से 1 का स्क्वायर, टेक्निकली 1 का स्क्वायर यानी 5 इंटू 1, 5 ऐड किया है, तो मुझे यहाँ से 5 सबट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। अभी भी ये वही एक्सप्रेशन है, आप गौर से देखो 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5 माइनस 5 से कैंसल्स और प्लस 3, तो ये अभी भी वही आपका एफ ऑफ एक्स ही है। लेकिन अब जो ये नया एफ ऑफ एक्स बनकर आया है ना, इसमें एक मज़ेदार बात है। इस मज़ेदार बात क्या है? अब ये बन गया है आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 टाइम्स, है ना? देखो ये क्या बन जा रहा है सर? ये बन जा रहा है आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर, अगर आप सुन रहे हैं तो, और प्लस कितना 3 माइनस 5 दैट्स माइनस 2। अब गौर से देखो आप, मुझे एक छोटी सी बात का जवाब दो। x प्लस 1 के होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? सर ये हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा। अगर इसमें 5 मल्टीप्लाई कर दूं तो भी ये 0 या 0 से बड़ा होगा, और इसमें से अगर मैं 2 सबट्रैक्ट कर दूं दोनों तरफ, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों से मैंने 2 सबट्रैक्ट किया, तो शैलाई से ये एक्सप्रेशन हमेशा -2 या -2 से बड़ा होगा। बस यही बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस एक्सप्रेशन की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी? -2। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। इस एक्सप्रेशन की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो -2 होगी, वरना ये हमेशा बड़ा ही होगा -2 से कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो इस तरीके से आप 2 लाइंस में इस किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की रेंज निकाल सकते हो बिना कोई फॉर्मूला रटे।
खैर डिफरेंशिएशन का भी एक तरीका है जो हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैक्सिमम और मिनिमम पढ़ेंगे तब करेंगे, और भी अलग तरीकों से किया जा सकता है, जो कि मैं आपको वो सम ऑफ द रूट्स माइनस बी अपॉन 2a वाले पॉइंट पर बात करवाना चाह रहा था। पर इन चीज़ों की हमें अक्सर ज़रूरत लगेगी। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि हर बार आपको मिनिमा और मैक्सिमा कुछ वैल्यू और इन्फिनिटी नहीं मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है मैक्सिमा कोई फिक्स्ड वैल्यू मिले और मिनिमा आपको इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी मिले, ये भी एक संभावना है। और ये सारी संभावनाएं जानने में आपकी कौन मदद करेगा? वो मदद करेगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लेज अ क्रूशियल रोल, और उसने उसे यहीं एल्जेब्रिकली ही एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट किया, जो मैं नहीं कहूँगा आप रटें, क्योंकि बहुत अजीब सा थॉट है। इतना बड़ा अजीब सा एक्सप्रेशन याद रखने से कहीं गुना ज़्यादा बेहतर है मेरे ख्याल से इस मेथड को समझ लेना। और ये अब आप जानते हैं हमें क्या करना है, बस एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है और बाकी चीज़ें सोच लेनी है। और ये थॉट आपके पास हमेशा है कि परफेक्ट स्क्वायर आपका हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो बचा हुआ पार्ट उसकी मिनिमा या मैक्सिमम वैल्यू दे देगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? क्या आपको ये बात डाइजेस्ट हो रही है? जैसे मैं एक और एग्जांपल लेकर आपको चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो लिखा होता -3x² प्लस लेट्स से, मान लो मैं इसे कह लेता हूँ क्या 18x है ना, प्लस लेट्स से 2, ये एक एक्सप्रेशन लिखा है, बस ऐसे ही मन से मैंने लिख दिया है ना, ये आपका एक फंक्शन है। अब अगेन ये क्वाड्रेटिक है। सबसे पहले तो आपने दिमाग लगाया कि सर देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला, मतलब ये माइनस इन्फिनिटी से कहीं तक इसकी रेंज होगी, है ना। तो सर मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा पहले तो उसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हो, तो -3 कॉमन लिया, -3 कॉमन लिया तो ये बच रहा है एक्स स्क्वायर माइनस, है ना, यहाँ पे क्या बच रहा है गौर से देखो, -3 कॉमन लिया तो कितना 6x। आई होप आप सब एग्री करते हो उस बात से। लेकिन -6x को -6x नहीं लिखता मैं लिखता हूँ -2 इंटू एक्स इंटू 3। क्या आप सब इस बात से सहमत हैं? अब एक छोटा सा काम, a² दिख रहा है, -2ab भी दिख रहा है, तो b मतलब क्या, मुझे b² चाहिए, b² मतलब मुझे 3² चाहिए, तो मैंने कुछ ऐसा किया। अब अपनी मर्जी से तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। 3² मतलब क्या, 3² मतलब 9, सुनिएगा ध्यान से, 3² मतलब 9, और 9 इंटू 3 कितना 18। आई एम रियली सॉरी, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। 9 इंटू 3 27, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, मेरा कैलकुलेशन वो थोड़ा इधर चल रहा था। 9 इंटू 3 कितना 27, तो ये है -27। अब आपने अपनी मर्जी से इस इक्वेशन में -27 ले आए हो, तो मेरा कहना है सर इसमें आपको +27 भी तो करना पड़ेगा इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। अब गौर से सुनो, हमने कोई नई चीज़ नहीं की, आप समझना ये इक्वेशन अभी भी वही है। देखो आप -3x², सर ये रहा, सुनिएगा ध्यान से, -3 इंटू -2 कितना +6, 6 इंटू 3 18, तो ये रहा आपका +18x। फिर क्या, ये रहा आपका +2, फिर क्या, ये है 27, तो ये है -27, तो बात खत्म हो गई ना, ये इक्वेशन वही है। तो अभी भी आपका f(x) ही है, लेकिन अब इसमें क्या खुशी की बात है, इसमें खुशी की बात यह है सर, गौर से देखो, -3 एज इट इज, ये बन जा रहा है आपका x-3 का होल स्क्वायर, ये बन जाता है आपका x-3 का होल स्क्वायर, और 27 + 2 कितना 29। डू यू ऑल एग्री विद दिस? वैसे तो आप ये देखकर ही कह दोगे कि इसका आंसर होगा -इन्फिनिटी से 29, क्योंकि देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 0। सुनो मैं एक और तरीके से बताता हूँ, आप एक बात बताओ, x-3 का स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, सही बात है। मैं दोनों तरफ -3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, जैसे ही दोनों तरफ -3 से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू। मैं दोनों तरफ 29 ऐड करता हूँ, मैंने जैसे ही दोनों तरफ 29 ऐड किया तो ये कितना हो जाएगा +29, और इस तरफ भी ऐड किया तो 0 + 29 कितना हो जाएगा 29। तो क्या आपको मेरी बात समझ आई? आई होप आपको थॉट स्ट्राइक कर रहा है कि सर इस एक्सप्रेशन की हमेशा वैल्यू 29 के इक्वल या उससे छोटी रहेगी, मतलब इस एक्सप्रेशन का जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा आपको वो कितना होगा, वो मिलेगा 29, और मिनिमम कितना होगा -इन्फिनिटी। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? इस तरीके से आप क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस का मैक्सिमा और मिनिमा यानी रेंज निकालेंगे। पर सबसे पहली बात आप ये ऐसा देख लेना, क्या ये बात आपको समझ आ रही है? यही बात यहाँ पर लिखकर ये कहने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं एक हल्का सा आइडिया आपको देना चाह रहा हूँ हर एक तरह के एक्सप्रेशंस पर। कोई तकलीफ, कोई परेशानी? चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगर ये बातें समझ आई हैं तो थोड़ी सी क्लैरिटी ले लेते हैं। तो f(x) को मैं समझ सकता हूँ कि उसकी वर्टेक्स जो है, अगर वो डाउनवर्ड फेसिंग है तो भी, और अपवर्ड फेसिंग है तो भी, तो ये आपका पैराबोला है, और उसकी वर्टेक्स आपकी हमेशा -b/2a। आई होप आपको याद आ रहा है, हमने डिस्कस किया था अल्फा और बीटा का एग्जैक्ट मिड पॉइंट, तो आप उसे -b/2a निकाल सकते हैं। अगर आप पैराबोला में कन्वर्ट कर लें तो हमारे पैराबोला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो बेसिक्स हैं उससे भी आप इसके वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट -b/2a, और अगर आप क्वाड्रेटिक आपकी ax² + bx + y में -b/2a पास करेंगे तो वो इसी एक्सप्रेशन जैसी आपको y कोऑर्डिनेट की वैल्यू देगा। मतलब ये आपके x और y कोऑर्डिनेट होते हैं, जो कि मैं नहीं चाहूँगा कि आप रटें या याद करें, बट फिर भी समझने के लिए समझ लें।
चाहे अपवर्ड फेसिंग हो या डाउनवर्ड फेसिंग। डाउनवर्ड फेसिंग मतलब ए नेगेटिव, अपवर्ड फेसिंग मतलब ए पॉजिटिव। दोनों ही केस में कुछ भी डिस्क्रिमिनेंट हो, उस केस में आपकी वर्टेक्स इस तरीके से मिलेंगी। अपवर्ड फेसिंग पैराबोला हुआ तो ये उसकी वर्टेक्स होगी, डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला हुआ तो ये उसकी वर्टेक्स होगी, जो आपको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास एक स्टैंडर्ड तरीका है। फिर क्या इस केस में सर सीधी सीधी सी बात है, ये जो 3 केसेस वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा है ये वही केस हैं सर। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव मतलब कोई रियल रूट नहीं, लेकिन आपका फंक्शन हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0। ये बात आप याद रखना, ये बहुत क्रूशियल बात है। अच्छा एक छोटी सी बात, चूंकि बात निकली है तो कर लेते हैं, आप सोच के देखना। देखो जब जब आपका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है और ए पॉजिटिव है तो उस केस में आपका फंक्शन एक्स एक्सिस से ऊपर है, और फंक्शन अगर एक्स एक्सिस से ऊपर है मतलब आपका जो कर्व है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वो हमेशा आपका पॉजिटिव है। ये बात याद रखना। अच्छा सर जब जब आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 है और आपका ए जो है वो पॉजिटिव है, उस केस में आपका फंक्शन एक्स एक्सिस को टच कर रहा है और हमेशा एक्स एक्सिस से ऊपर है। आप समझ रहे हो क्या, मतलब उस केस में आपके फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0 या 0 से बड़ी। आप सुन रहे हैं क्या मेरी बात। और इस केस में तो हम जान ही पा रहे हैं इस वैल्यू से हमेशा ऊपर होगी, यानी -d/4a से बड़ी। तो इस केस में अगर ये जब आपका a पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनेंट भी पॉजिटिव है तो आपका जो फंक्शन है वो हमेशा आपका -d/4a के इक्वल या उससे बड़ा होगा। आई होप आप देख पा रहे हो, ये वैल्यू आपकी मिनिमम है, ये वर्टेक्स है आपका -b/2a, -d/4a, तो -d/4a से हमेशा बड़ी होगी। जो वैल्यू हमने परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके निकालना सीखी है, तो आपको ऐसा कुछ रटने की जरूरत नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। क्या ये बातें आपको समझ आ रही हैं। पर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है या फिर डिस्क्रिमिनेंट 0 है, ए दोनों केस में पॉजिटिव, तो उस केस में आप कहोगे कि ये हमेशा पॉजिटिव होगा और इस केस में 0 या 0 से बड़ा होगा। ये स्वाभाविक सी बात है। इसी तरीके से अगर मैं इस केस में बात करूं, सर ये कौन सा केस है, जब आपका ए नेगेटिव है, ए नेगेटिव है, गौर से सुनिएगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव और ए भी नेगेटिव तो रियल रूट्स तो है नहीं, तो एक्स एक्सिस को टच करेगा नहीं, मतलब इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा, और ए नेगेटिव मतलब डाउनवर्ड फेसिंग। सो सर तय बात है कि आपका एफ ऑफ एक्स जो है वो हमेशा एक नेगेटिव वैल्यू रखेगा। एक्स एक्सिस से नीचे है ना, तो हमेशा वो एक्सिस की नेगेटिव साइड पर है ना, मतलब ये ऐसी इस तरीके से रखेगा। अगर ये ऐसा है तो आपका एफ ऑफ एक्स हमेशा 0 के इक्वल या उससे छोटा होगा, और इस केस में आपका एफ ऑफ एक्स हमेशा क्या -d/4a से छोटा या उसके इक्वल होगा। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो। ये बात आई होप क्लियर हो रही है। ऐसा कुछ रटने की आवश्यकता नहीं है, मैं सबसे पहले तो आपसे ये कह रहा हूँ। ये बात अगर आप समझ गए हैं तो आई थिंक काम चल जाएगा। इसी तरीके से ये बात कह रहे हैं जब डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो एक्स एक्सिस को एक जगह टच करेगा। आई होप आपको ये बात समझ आ रही, और आपका कर्व हमेशा 0 के बड़ा या उससे इक्वल होगा। दूसरी बात और ये हम रेंज जानते हैं -d/4a से इन्फिनिटी तक होगी। ये बात तो क्लियर हो रही है आप सभी को। ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेट मत होना, कंफ्यूजिंग बातें मत सोचना। ये सब बातें बहुत सारी उसने लिखकर आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखी हैं। अच्छा एक और छोटी सी बात, जब बात निकली है तो कर लेते हैं, क्योंकि ये देखकर मुझे ये बातें याद आ रही हैं जो वो यहाँ पर लिख रहा है। देखो रटने की ज़रूरत नहीं है, हम साइंस की मैथड से सब सीख चुके हैं, बट फिर भी सोच के देखो। आप देखो जब आपका डिस्क्रिमिनेंट इस तरीके से बिहेव करे, जब आपका ए पॉजिटिव है उसकी बात कर रहा हूं मैं। आप सोच के देखो ना, जब आपका -∞ से अल्फा तक है तो आपका एफ ऑफ एक्स कैसा है, पॉजिटिव। जब अल्फा से बीटा है तो एफ ऑफ एक्स कैसा है, नेगेटिव। और जब बीटा से आपका इन्फिनिटी है तो एफ ऑफ एक्स कैसा है, पॉजिटिव। आप समझ रहे हो। इस केस में तो पूरा का पूरा बस अल्फा और बीटा को छोड़ दें तो पूरे केस में एफ ऑफ एक्स आपका पॉजिटिव ही है, अल्फा और बीटा पर एफ ऑफ एक्स 0। और इस केस में तो हर जगह आपका एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव है। आप समझ पा रहे हो इस बात का मतलब। आई होप आपको साइंस की मेथड याद आ रही है जो हमने सीखी है, वेवी कर्व मेथड, वही -∞ से अल्फा, अल्फा से बीटा और बीटा से इन्फिनिटी, प्लस माइनस प्लस। ये मैं बार बार क्यों कहता था, समझ आ रहा है। अच्छा ये हर बार प्लस माइनस प्लस नहीं होगी, समझो बात को। अगर आपका ए नेगेटिव रहा होता तो उस केस में क्या होगा, सोच के देखो भाई। उस केस में परेशानी ये होगी आपकी कि -∞ से अल्फा के बीच में नेगेटिव, अल्फा से बीटा के बीच में पॉजिटिव, और बीटा से इन्फिनिटी तक नेगेटिव। कारण समझ आ रहा है क्या। और इस केस में तो सिर्फ एक जगह 0, बाकी सब जगह नेगेटिव, और इस जगह तो सब जगह नेगेटिव। यही बात वो यहाँ पर आपको कहने की अलग अलग तरीके से कोशिश कर रहा है, अगर आप चीज़ें समझ पा रहे हो तो। ये आपका दूसरा केस, जब आपका ए नेगेटिव है तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होने पर टच भी नहीं कर रहा है, डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो वो एक जगह टच कर रहा है। और उस केस में, दोनों ही केस में -∞ से -d/4a तक किसकी रेंज है, क्योंकि अब मैक्सिमम आपको मिल रहा होगा। और ये सारी बातें आपके सामने लिखी गई हैं कि ये वाला केस है आपका।
आई होप आपको हर एक बात बहुत अच्छे से समझ आई है, हर एक बात में एक सेंस, एक अंडरस्टैंडिंग आप बिल्ड कर पा रहे हो, और जो क्वाड्रेटिक को लेकर मैं आपको परिभाषाएं या बातें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत प्रॉपर मैनर में आपको क्लियरली समझ आती चली जा रही हैं, है ना। मैं अगर फिर से आपको याद दिलाऊं, काम की बातें जो हमने डिस्कस की हैं वो ये कि हमने पॉलिनोमियल का डिस्कशन किया है, एक इंपॉर्टेंट सा डिस्कशन कि अगर एक ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है, बस ये काम की बात है कि अगर एक ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है आपका, है ना, तो ये सारे पॉलिनोमियल पहली बात तो कंटिन्यूस होते हैं, लेकिन इसकी रेंज जो होगी वो सारे रियल नंबर्स होंगे, लेकिन इवन डिग्री पे ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। इवन डिग्री की रेंज वैरी करती है, और ये हमने डिस्कस किया है क्वाड्रेटिक के केस में भी, अगर मैं दिखाऊं तो आपको, और हमने ग्राफ के थ्रू वो थोड़ा समझा भी है ना। इसके साथ साथ उसकी रेंज रियल नंबर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। दूसरी बात, क्वाड्रेटिक को लेके मेरा आपसे बस कहना है कि उसे एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करिए और बात आपकी बन जाएगी। क्वाड्रेटिक में कुछ फॉर्मूला मत रटिए, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करिए, आप चीज़ें सोच लेंगे। खैर, जो भी सिनेरियो बन सकते हैं क्वाड्रेटिक में, चीज़ें कैसे होती हैं, मैंने एक क्लैरिटी आपको देने की कोशिश की, और मेरा मानना है कि आपको चीज़ें समझ आई हैं, है ना। हमने प्रॉपरली किस तरीके से चीज़ों को समझाए, हमने कंसेप्ट पढ़े हैं भाई। ये कंसेप्ट की स्पेलिंग में अक्सर क्यों गलत लिखता हूँ, है ना। हमने क्या करें भाई, हमने सारे कंसेप्ट्स अच्छे से पढ़ना शुरू किया है। उन कंसेप्ट्स को कवर कर लेने के बाद उनके हम एग्जाम्पल्स करते हैं। जैसे अभी हमने जो चीज़ें पढ़ी है पॉलिनोमियल को लेकर, अब उसे एग्जाम्पल से कंसोलिडेट करेंगे। इसके बाद क्या करते हैं हम, उसके बाद हम सारे कंसेप्ट्स हो जाने के बाद क्वेश्चंस करते हैं, काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, है ना। और एग्जाम्पल्स हो जाने के बाद जब कंसेप्ट्स आपके हो जाते हैं तो आपको असाइनमेंट क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, ताकि उन कंसेप्ट्स को आप होन कर पाएँ, उन्हें आप और मजबूत बना पाएँ। प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेने के बाद उस चैप्टर से पूछे गए सारे JEE एडवांस के हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी करते हैं। आपकी सारी चीज़ें स्टूडेंट्स, चाहे वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, कैलकुलस हो, वेक्टर्स इन 3D हो, अलजेब्रा हो या ट्रिग्नोमेट्री, पूरे सिलेबस को इन 5 चंक्स में डिवाइड करके हम कवर कर रहे हैं, और बहुत प्रॉपर्ली कर रहे हैं। आई होप आप ये बात जानते हैं, यानी कि स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, पॉइंट, सर्कल, कोनिक सेक्शन के पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला हमने कवर कर लिए हैं। रिलेशन इन फंक्शंस चल रहा है, इसके बाद लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, फिर हम आपके डिफरेंशिएशन में हर एक चीज़ जो कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, फिर इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट आपका हो गया, एरिया अंडर द कर्व हो गया, और इसके साथ आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस के साथ कैलकुलस खत्म करेंगे। फिर हम वेक्टर्स इन 3D पर आएंगे, फिर अलजेब्रा, जहाँ पे आपके सारे छोटे छोटे सिंगल टॉपिक्स, छोटे छोटे तो वो नहीं है, जैसे कि लॉगरिथम, क्वाड्रेटिक, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल थ्योरम, प्रोग्रेशन, सीक्वेंस इन सीरीज, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, हर एक चीज़ कवर करेंगे। और फिर क्या, फिर हम आएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आइडेंटिटीज इन इक्वेशंस, है ना, ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स, हाइट एंड डिस्टेंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ऐसे करके पूरा सिलेबस थरली कवर करेंगे, और एक अच्छी तैयारी आपकी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे। आई होप आप जानते हो, हम एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। With that, let's call it a day here. ख्याल रखिए अपना. Thank you so much for watching this video.